नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे और हम हाजिर हो गए आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। आईपीएल में जिस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, खिलाड़ियों का प्रदर्शन एक से एक बढ़कर देखने को मिल रहा है। आपको लगता है कि ये अपने मूड के अनुरूप चल रहा है? क्योंकि आईपीएल को इसी के लिए तो जाना जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से हो रहा है उससे ये भी सामने आ रही है चीजें कि सिर्फ नाम पे गेम नहीं होता है। और अभी तो खैर शुरुआत है, काफी लंबा बचा है टूर्नामेंट। अभी ज्यादातर टीमें बहुत ही एक्सपेरिमेंट के फेज में हैं, कुछ नए चेहरे वो ट्राई कर रही हैं। तो आगे जाके मुझे लगता है हर टीम जब कम से कम 4-5 मैच खेल लेंगी तो थोड़ा सा चीजें ज्यादा समझ आ पाएंगी कि किस तरफ आईपीएल जा रहा है, मुकाबला जा रहा है। जी, हम आपके साथ बात करेंगे आईपीएल पर भी और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले अब सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। भारत ने एशियाई सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन कल 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू बैडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। बंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला जारी और भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने विश्व शतरंज आर्मेगेडोन एशिया एवं ओशियाना प्रतियोगिता का खिताब जीता। शुरुआत करते हैं आज कुश्ती से। भारत ने एशियाई सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप की ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के पहले दिन कल 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 55 किलोग्राम वर्ग में रुपिन ने रजत पदक हासिल किया, जबकि नीरज ने 63 किलोग्राम वर्ग में और सुनील कुमार ने 86 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। रुपिन को स्वर्ण पदक के मुकाबले में ईरान के दाद मर्ज ने 3-1 से जीत उन पर दर्ज की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले रुपिन ने शीर्ष वरीयता प्राप्त और 2022 के रजत पदक विजेता कजाकिस्तान के अमंगली बेकबोलातोव को क्वार्टर फाइनल में मात दी थी। सेमीफाइनल में रुपिन ने चीन के हैमफेंग झांग को 3-1 से हराया। दूसरी ओर नीरज ने कोरिया के जिनसेप सोंग को 5-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत के लिए दूसरा कांस्य पदक सुनील कुमार ने जीता, जिन्होंने जापान के पहलवान मासाटो सुमी को 4-1 से शिकस्त दी। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें, अभी फ्री स्टाइल के मुकाबले होने हैं। वैसे भी कुश्ती में अगर हम कहें तो भारत एक ताकत बनता जा रहा है धीरे धीरे विश्व स्तर पर। लेकिन ग्रीको रोमन शैली की बात करें तो इसमें पदकों का आना एक और अच्छा संकेत। बिल्कुल, और खास करके जब ऐसे खिलाड़ियों से आए जो अभी युवा हैं, उभर रहे हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रेसलिंग सबसे ज्यादा जो है वो सेंट्रल एशिया में होती है और यूरोप में काफी होती है, स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप है पूरा। और जिस तरह के अभी वहां पे माहौल है उसमें कुछ देशों से नहीं आए हैं खिलाड़ी, कुछ देशों का जिस तरह का वहां पे युद्ध का माहौल चल रहा है उसकी वजह से काफी दिक्कतें हैं। वहां के खिलाड़ियों को उस तरह से पार्टिसिपेट करने को भी नहीं मिली है चीजें, अगर टूर्नामेंट या प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के हिसाब से देखा जाए तो। हालांकि उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए हमारे खिलाड़ी अगर मेडल जीत के आ रहे हैं तो उसके लिए हम किसी और चीज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पर ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि साल के अंत में अगर एशियन गेम्स हो रहा है तो हमारे देश में उम्मीदें बहुत तेजी से जगती हैं। और अभी फ्री स्टाइल का जब मुकाबला शुरू होगा तो जितने बड़े नाम उसमें आएंगे, क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर फ्री स्टाइल के ही पहलवान मेडल्स लेके आते हैं, ज्यादा पॉपुलर है फ्री स्टाइल। तो थोड़ा सा मुझे लगता है उम्मीदों को अगर हम टेम्पर डाउन करेंगे तो ये खिलाड़ियों के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब बहुत तेजी से चीजें उठती हैं तो उम्मीदें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो प्रेशर भी खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा बढ़ता है। और एशियन गेम्स में बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर उनको उनकी ट्रेनिंग और कंपटीशन पे ही ध्यान देने दिया जाए तो शायद अगर एशियन गेम्स में ग्रीको रोमन में हमारा कोई मेडल आता है तब मुझे लगेगा कि वाकई ग्रीको रोमन में बहुत तेजी से हमने इंप्रूव किया है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन न सिर्फ ये प्रतियोगिता बल्कि पिछले दिनों की कुछ प्रतियोगिताओं पर भी अगर हम नजर दौड़ाएं तो ग्रीको रोमन शैली में
बेहतर प्रदर्शन हो रहा है, सुधार लगातार जो प्रक्रिया होती है वो जारी है। बिल्कुल, और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि पहले ग्रीको रोमन में जो एक आध नाम हमारा आता भी था वो हायर वेट कैटेगरी में आता था। अब जो लोअर एंट्री कैटेगरीज भी होती हैं, जो 50, 60, 65 के आसपास जो वेट कैटेगरीज है, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। अगर मेडल नहीं भी आ रहे हैं तो मेडल राउंड्स तक कम से कम पहुंच रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें ये आपको समझ आता है कि खिलाड़ियों की जो फुर्ती है और जो फिटनेस है और जो टेक्निक है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही है, क्योंकि जितनी हल्की वेट कैटेगरी होगी उतनी उसमें आपको अपना स्पीड और अपनी फिटनेस ज्यादा तेज रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और कुश्ती के खेल से अब चलते हैं टेनिस की तरफ। मोनाको के मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू बेडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बोपन्ना और बेडन ने ब्राजील के राफेल माटोस और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेज को कड़े मुकाबले में 3-6, 6-3, 10-8 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। अब उनका सामना जर्मनी के टी पुट्स और केविन वर्वेट्स से होगा। इसी प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स में पूर्व चैंपियन स्टेन वावरिंका ने डेनमार्क के टेलॉन ग्रिक्सपूर को 5-7, 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। जर्मनी के जैन लियोनार्ड स्ट्रफ ने स्पेन के अल्बर्ट रामोस इनोलास को 6-4, 6-3 से पराजित कर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पॉपिरिन ने सर्बिया के डुसेन लेजोविक को 7-6, 6-3 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। नीदरलैंड के बोटी वैंडे एंड चुल्प ने हंगरी के मार्टिन फुक्सोविक्स को 3-6, 7-6, 6-1 से पराजित किया। हम अगर भारतीय संदर्भ में बात करें, बोपन्ना का अगले दौर में जाना, क्या ये संकेत है कि जब टेनिस में हाल के दिनों में हमारा प्रदर्शन नीचे की तरफ जा रहा है, तब भी एक उम्रदराज खिलाड़ी ने भारत का झंडा संभाल रखा है? देखिए, झंडे की अगर बात करें और रोहन बोपन्ना की बात करें तो बिल्कुल, चाहे वो रोहन बोपन्ना हो या लिएंडर पेस हो जो 40 के ऊपर हैं और अभी तक खेल रहे हैं। लिएंडर पेस तो खैर अब नहीं उतना खेलते हैं। अगर भारतीय प्रतिस्पर्धा के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी बात है कि अभी भी एक इंडियन है जो खेल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडियन टेनिस की हम बात करें तो मुझे लगता है कि हालांकि ये बहुत सालों से हम कहते आ रहे हैं, क्योंकि जब इन लोगों ने खेलना शुरू किया था तब भी हम यही कह रहे थे, अब भी हम यही बात कर रहे हैं। तो भारतीय टेनिस किस तरफ जा रहा है और उसे ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाएगा, हालांकि ये बिल्कुल सही है कि सिंगल्स पे ज्यादा फोकस रहता है, पर मुझे लगता है कि बात सिर्फ सिंगल्स की नहीं है। चाहे वो सिंगल्स हो या डबल्स हो, किसी भी श्रेणी में आपके यंगस्टर्स कहां पे हैं। अगर सिंगल्स की हम बात करें, चाहे वो रामकुमार रामनाथन टाइप लेवल के भी अगर खिलाड़ी हों या यूकी भांबरी भी हों, वो भी अब डबल्स खेल रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि वो 20, 22, 25 साल के हैं, वो भी 30, 32 के आसपास हैं। तो अगर वो अपना सिंगल्स करियर छोड़ के डबल्स में भी आ रहे हैं तो भी आपके नए उभरते खिलाड़ी कहां हैं। वो अगर हम ग्रैंड स्लैम्स की बात करें और बड़े देश जो टेनिस के देश हैं उनकी बात करें तो वहां पे 17-18 साल में आपके पास ग्रैंड फाइनलिस्ट मिल रहे हैं आपको। यहां पे आप 32 साल में अपना सिंगल्स करियर खत्म होता दिख रहा है तो डबल्स में जा रहे हैं। बैडमिंटन में जो हमारा डबल्स पेयर है वो वर्ल्ड क्लास है और जो नए आ रहे हैं वो भी उभरते खिलाड़ी हैं, 18, 20, 22 साल के हैं। टेनिस में वो नहीं हो रहा है। तो टेनिस दुनिया भर में यंग होती जा रही है, हमारे खिलाड़ी ओल्ड होते जा रहे हैं। तो भारतीय टेनिस कहां जा रहा है ये मुझे लगता है बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन रोहन बोपन्ना खेलना बंद कर देंगे उस दिन हमारे पास कौन रहेगा उस लेवल पे खेलने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हाल के दिनों में अगर हम देखें तो कोई नई प्रतिभा टेनिस के कोर्ट पर भारत की तरफ से नजर आई हो ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन ये जो गैप हुआ है इतना लंबा, इसकी क्या वजह हो सकती है? बहुत सारी वजह है। अगर इतना आसान होता तो शायद अभी तक उसका सोल्यूशन निकल गया होता। पर एक साइकिल होता है, आप टेनिस के टूर्नामेंट्स इंडिया में नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप बहुत हाई रैंकिंग टूर्नामेंट्स या बहुत ज्यादा पॉइंट्स वाले रखेंगे तो उसके लिए आपके अपने खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उनको करवाने का क्या फायदा। यहाँ पे बाहर जाके खेलने में पैसा बिल्कुल बहुत लगता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं उस चीज से, पर
हमें ये भी याद रखना होगा कि जोकोविच जैसा भी एक खिलाड़ी आया है, वो ऐसा नहीं है बहुत ही संपन्न परिवार से था या उसके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज थी। ज्यादातर खिलाड़ी जो लैटिन अमेरिका से आते हैं, साउथ अमेरिका या ब्राजील वगैरह से आते हैं, या यूरोप से बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, खासकर कि महिला खिलाड़ी जो होते हैं, जो ईस्टर्न यूरोप या पूरा फॉर्मर साउथ यूएसएसआर वाला जो ब्लॉक था, सोवियत ब्लॉक, वहां से आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा संपन्न परिवार से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक फिटनेस की बात आती है, एक इंजरी की बात आती है, एक संसाधनों की बात आती है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मिलके कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को अफेक्ट जरूर करती हैं। रिकवरी, रिहैबिलिटेशन बहुत जरूरी है, इंजरी केयर जो होता है वो बहुत जरूरी है, वो यहां पे उस तरह से नहीं मिलता है, आपको बाहर जाना ही पड़ता है उसके लिए, और वो फिर बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन इन सब चीजों से जूझने के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसिक्स जो है, हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी को बाकी चीजें जो मिलनी चाहिए, उसको एक माहौल मिलना चाहिए, उसको एक ट्रेनिंग पार्टनर साथ में मिलना चाहिए, उसको एक ढंग से साइंटिफिक तरीके से कोच करने का तरीका मिलना चाहिए, और हर खिलाड़ी उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। वहां पे मुझे लगता है फेडरेशन को आना चाहिए। फेडरेशन का काम टूर्नामेंट कराने पे खत्म नहीं हो जाता है। बिल्कुल। और अब बात क्रिकेट की। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, जो हमें जानकारी मिली थी उसके अनुसार, 13 ओवर में 1 विकेट पर 100 रन बना लिए थे। लखनऊ ने अब तक 3 मैच में से 2 में जीत दर्ज की है और 4 अंक हासिल किए हैं। बेंगलुरु के 2 मैच में 1 जीत से 2 अंक हैं। अगर इस आईपीएल को देखें, खास बात जो नजर आती है, वैसे तो कहा जाता है कि आईपीएल यंग जो प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अच्छा और बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस तरह से कुछ पुराने खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है, हम बात करें अमित मिश्रा की, हम बात करें अजिंक्य रहाणे की, उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, कहीं न कहीं ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जहां पर आप अपनी क्रिकेट को दिखाकर, जैसा कि अजिंक्य रहाणे ने कहा है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक उम्मीदवार के तौर पर कहीं न कहीं हैं और चाहते हैं कि टीम में शामिल हो। ये प्रदर्शन आपको लगता है कि कहीं न कहीं उनको एक उम्मीद और दे सकता है? देखिए, अगर हम पुराने खिलाड़ियों की बात करें या उम्र दराज खिलाड़ियों की बात करें तो सीएसके से आगे देखने की जरूरत नहीं है। कई सालों से उनको डैग्स आर्मी कहा जा रहा है, लेकिन वो लोगों को अपने एक्सपीरियंस के दम पे ये गलत प्रूव करते आ रहे हैं। बिल्कुल हैरानी की बात नहीं है कि अजिंक्य रहाणे ने जो किया वो भी सीएसके के साथ किया। पिछले कई सालों में वो बहुत सी फ्रेंचाइजीज बदल चुके हैं, उन्हें उस तरह से खेलने के मौके भी नहीं मिले हैं। हमें नहीं पता कि इसमें आगे उनको कितना मौका मिलेगा, क्योंकि सीएसके में काफी इंजरीज हुई हैं खिलाड़ियों को, तो वो कितने वापस आते हैं, अजिंक्य रहाणे को कितना मौका मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो खिलाड़ी सारा साल नहीं उस तरह से खेल पाते हैं और बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, और डोमेस्टिक हमारे देश में माने या ना माने उतना लोग नहीं देखते हैं। आईपीएल टू आईपीएल लोग देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं। ये गलतफहमी है लोगों को कि क्रिकेट बहुत बिकता है, बहुत दिखता है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट होता है तो वही 8-10 लोग होते हैं उसको देखने के लिए, और उन्हीं को पता होता है कि किस खिलाड़ी ने क्या किया है। तो जब ऐसे खिलाड़ी आते हैं, श्रेयस अय्यर हुए या सूर्य कुमार यादव हुए, इन सब ने आईपीएल से लोगों को ये जरूर बताया कि हमारे में क्या प्रतिभा है। वो प्रतिभा जो लोग सारा साल क्रिकेट देखते हैं उन्हें पता होता है, लेकिन जो एक आम आदमी है जो सिर्फ आईपीएल टू आईपीएल क्रिकेट देखता है, उसके पास टाइम ही उतना होता है, उनको ये बताना या सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रूव करना, वो शायद आईपीएल का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से कंट्रीब्यूशन है खिलाड़ियों के लिए। चलते चलते एक और खबर। बर्लिन में भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने कल विश्व शतरंज आर्मेगेडोन एशिया एवं ओशियानिया प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। उन्होंने फाइनल में पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन उज्बेकिस्तान के नादिरबेक अब्दुसत्तारोव को हराया। फाइनल खेलने वाले गुकेश और अब्दुसत्तारोव दोनों को सितंबर में होने वाले आर्मेगेडोन ग्रैंड फिनाले में जगह मिली। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। उत्तरा, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।